तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो फाइनली दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं 7वें और 8वें यूनिट के बारे में, ठीक है, हिंदू स्टडीज के सिलेबस के बारे में, ठीक है। तो इससे पहले हम लोगों ने पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें, 6ठे यूनिट के बारे में बात कर ली है। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं ओम प्रकाश जी, जिनसे हम जानने वाले हैं इस यूनिट के बारे में और इन यूनिट में क्या क्या हम लोग को मेजर ध्यान देना है, कैसे कैसे पढ़ना है, इन सभी चीजों के बारे में जानने वाले हैं। तो चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यह इंडिया का पहला चैनल बन गया है जिसमें आपको IKS और हिंदू स्टडीज के पूरी जानकारी देने वाला है। तो चलिए ओम प्रकाश जी से जानते हैं इसके सिलेबस के बारे में, हम लोगों को क्या क्या ध्यान देना है और किस किस तरह के स्ट्रेटजी बनानी है और किस किस तरीके से इसकी तैयारी करनी है। सभी को नमस्ते, मैं ओम प्रकाश कुमार और इस पाठ्यक्रम चर्चा के क्रम में मैं 7वीं यूनिट जो है रामायण है उसका सिलेबस बताऊंगा आप सभी को। तो जैसा कि हमारे मित्र प्रकाश जी बताए कि किसी भी एग्जाम को देने से पहले उसके पाठ्यक्रम को समझना बहुत आवश्यक है। पाठ्यक्रम को अगर आप अच्छे समझते हैं तो कोई एग्जाम मुझे नहीं लगता कि कठिन है। सबसे आवश्यक चीज होती है कि उसके पाठ्यक्रम को समझें। तो आगे देखते हैं हम रामायण की जो यूनिट है उसमें क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें है कि दैवीय प्रेरणा से उत्पन्न पारंपरिक रामायण, जो रामायण लिखी गई, जो वाल्मीकि रामायण लिखी गई, वो देवी प्रेरणा अर्थात ब्रह्मा जी उनको बोले कि आप रामायण लिखिए, जो राम के चरित्र को आप लिखिए। तो जो रामायण लिखे वाल्मीकि जी ने वो क्या हो गई, देवी प्रेरणा से उत्पन्न रामायण हो गई। अब जो रामायण जब प्रसिद्ध हो गई और प्रसिद्धि के कारण क्या होगा, पूरा राम के कैरेक्टर जो चरित्र था उसमें लोग आस्था बढ़ने लगी, श्रद्धा बढ़ने लगी। तो उसको आधार बनाकर अलग अलग जगहों पे रामायण लिखी गई। वो जो रामायण हुई वो श्रद्धा केंद्रित रामायण हुई, ठीक है। और वो रामायण अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जानी जाती है। इस चीजों को आपको देखना है कि जैसे थाईलैंड, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया इत्यादि देशों में वो रामायण किन नामों से जानी जाती है, उसी कथानक क्या है। तो जैसे कोई मूल ग्रंथ का जो अनुवाद होता है अलग अलग भाषाओं में, तो मूल कथा से कुछ भिन्नता आ ही जाती है। तो क्या डिफरेंसेस होती हैं। तो जो अलग अलग देशों में प्रचलित रामायण है वो रामायणों का नाम जानना है आपको। दूसरे देशों के साथ अपने देशों में भी अलग अलग भाषाओं में वो रामायण को लिखी गई। तमिल, मलयालम, तेलुगु, उड़ीसा, मराठी इत्यादि भाषाओं में भी रामायण लिखी गई, जो बहुत प्रसिद्धि को प्राप्त हुई। और वो जो रामायण अलग नामों से, जैसे वाल्मीकि रामायण हो गई, अलग नाम हो गया। जो तमिल में लिखी गई उसकी क्या नाम था, मराठी में अलग अलग नाम, भाषाओं में जो रामायण लिखी गई अलग नामों से प्रचलित हुई। तो उनको आप सभी को देखना है। दूसरी जो सब यूनिट है रामायण की लोकप्रियता और प्रासंगिकता। जो राम के कैरेक्टर इतनी प्रसिद्ध हुई कि समाज में उनकी लोकप्रियता बढ़ते गई, ठीक है। और राम के आचरण को अपनाने के लिए सभी लोग, मतलब जो राम, जैसे साहित्य में बोलते हैं रामादिवत प्रवृत्तव्यम न तु रावणादिवत। तो राम के आचरण के समान होना चाहिए, किसी कार्य में प्रवृत्ति होनी चाहिए, आचरण होनी चाहिए, न कि रावण की तरह। तो उनकी मतलब उपलब्धि किस कारण हुई, उनकी आचरण का प्रसिद्धि इसी कारण हुई। तो उसके कारण जो लोग की प्रासंगिकता बढ़ी उनकी। इसको जानना है कि कौन कौन से जो राम में वो प्रसिद्धि कारण थे कि उनकी प्रासंगिकता बढ़ी, लोकप्रियता बढ़ी। आगे है समग्र भारतीय साहित्य तथा लोक कलाओं का उपजीव्य रामायण। रामायण ग्रंथ को आधार बनाकर बहुत सारे ग्रंथों की रचना की गई। उसके एक एक यूनिट को, एक एक पार्ट को लेके, रामायण में जैसे 7 कांड हैं, तो अलग अलग कांडों को लेकर, एक विषय को लेके, एक एक कथानक को लेके ग्रंथ लिखे गए, ठीक है। जो तृतीय सब यूनिट है समग्र भारतीय साहित्य तथा लोक कलाओं का उपजीव्य रामायण। लोक शास्त्रीय समसामयिक कलाओं का स्रोत। ये चीज जैसे रामायण को आधार बनाकर जो कथाएं चल रही हैं आजकल, तो रामायण को आधार मान के कथाएं चल रही हैं लोक में। नृत्य हो गए, जो पेंटिंग होती है रामायण की कथा को लेकर ही, मतलब उसके कथानों को लेकर पेंटिंग बनाए जाते हैं, उसकी रामायण की कथा को दर्शाया जाता है पेंटिंग के माध्यम से। तो इसमें ये सब चीज देखना है। चौथा है मर्यादा पुरुषोत्तम राम। आखिर जो राम हुए मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे हुए, कुछ न कुछ कारण थे। वो कारण कौन कौन थे, दया था, करुणा था, मर्यादा, दूसरे जीव के प्रति करुणा, दया, दोस्ती, मित्रता इत्यादि के जो भाव थे, इन सभी कारणों से वो मर्यादा पुरुषोत्तम बने। तो ये लक्षण उनके देखने आपको। उसके बाद आगे है मानवीय संबंध एवं सामाजिक पुनः संरचना एवं प्रकृति मनुष्य संबंध।
इसे हम रामायण में देखते हैं, प्रकृति मनुष्य संबंध बहुत सारी जगहों पर मिलता है हमको। इसे राम युद्ध करने जाते हैं तो सहायता लेते हैं बंदर, भालू इत्यादियों से। वो क्या है, प्रकृति से जुड़ी चीजें हैं। जंगल में रहते हैं, वन के पत्तों से अपना घर बनाकर, कुटिया बनाकर रहते हैं, नदी किनारे आवास बनाते हैं। ये एकदम प्रकृति का उदाहरण है। गंगा पार करते हैं, ये सब चीज। जटायु हो गए, निषाद, उनके दोस्त जो बनते हैं, जामवंत जो वृक्ष जामवंत जो एक वृक्ष प्रजाति से हैं, सुग्रीव, अंगद, हनुमान इत्यादि वानर प्रजाति से हैं। तो क्या है, प्रकृति और मनुष्य संबंध को दर्शाता है। छठी जो यूनिट है, स्त्री विमर्श, बहुत महत्वपूर्ण है। रामायण में जो प्रमुख स्त्रियां हैं उनको देखना है, जैसे अनुसुईया, अहिल्या, कैकेयी इत्यादि महिलाएं स्त्रियां हैं। आखिर इन्हीं स्त्रियों की चर्चा क्यों किया गया इस सिलेबस में? कुछ न कुछ कारण है। तो इन स्त्रियों के बारे में जानना है आपको। तो ये किस शासक की बेटी पुत्रियां थीं, किस राज्य से संबंधित थीं, इनका विवाह किस प्रदेश में होता है और किस चरित्र के कारण आज हम सिलेबस में पढ़ रहे हैं, इन सारी चीजों को देखना है। इसे अनुसुईया की कहानी हम पढ़ते हैं तो इसके अनुसुईया के साथ एक सब जुड़ता है, सती व्रता नारी की जब बात आती है तो अनुसुईया की बात आती है। इत्यादि चरित्र को देखना है कि सब किन किन कारणों से सभी स्त्रियों का यहाँ जिक्र हुआ है। आगे आते हैं हम राम राज्य पे। उस समय में राम राज्य का क्या स्वरूप था उसको देखना है। प्रजा कैसी थी, वहां की विवाह परंपरा कैसी थी, राम राज्य का मतलब क्या होता है। तो उस राज्य का मतलब एक समृद्धशाली राज्य होने में बहुत सारी चीजें होती हैं। इस राज व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, दंड नीति कैसी होनी चाहिए, क्या आचार व्यवहार कैसा था। जिससे हम देखते हैं कि एक पिता की वचन के कारण राम अपना राजगद्दी त्याग कर वन में चले जाते हैं। तो ये राम राज की क्या है, एक महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हम अभी समझना चाहिए। अगले यूनिट में है समाज में ऋषि की भूमिका। समाज में ऋषि क्या भूमिका होती थी, जो आज के जैसे हम वैज्ञानिक बोल रहे हैं उस टाइम हम समझ सकते हैं। वहीं जैसे उस समय यज्ञ आदि से अस्त्रों की प्राप्ति, नए नए विद्याओं की प्राप्ति, जिससे उस राज्य में आने वाले संकटों से निवारण हो सके, राज्य की सुरक्षा की जा सके, इत्यादि सभी चीजों का वो जो संकलन करते थे वो महर्षि होते थे, ऋषि होते थे। राजपुरुषों जो राजपुत्र होते थे उनकी शिक्षा दीक्षा का भार सब वो महर्षियों पर होती थी, जो अच्छे से उनको शिक्षा दीक्षा दी जाए। तो ऋषि की भूमिका जैसे देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण था। आज के वैज्ञानिक जो अभी काम कर रहे हैं उस टाइम वो ऋषि महर्षि करते थे। दार्शनिक दृष्टिकोण, राजनीतिक दृष्टिकोण सब तरह से परिपूर्ण होते थे। अगला यूनिट में है भारत संबंधी भौगोलिक, वानस्पतिक और जैविक सूचनाएं। इसे रामायण में भौगोलिक क्या वर्णन है, पंचवटी, चित्रकूट, ऋषिमुख पर्वत, पठार, नदी इत्यादि का सब जिक्र होता है। सरयू नदी हो गई, गंगा नदी हो गई और पर्वत, पहाड़ इत्यादि सभी के वर्णन होते हैं। वानस्पतिक वर्णन, इसे संजीवनी बूटी का उपचार का जो जिक्र होता है हमारा, वो क्या वनस्पति, नए नए औषधियों का वर्णन वहां प्राप्त होता है कि अगर युद्ध में कोई घायल हो जाता है उसको कैसे बचाया जा सके, किसी की शक्ति लग जाए, इन सारी चीजों का जिक्र वो रामायण में मिलती है, क्योंकि भारत के भौगोलिक, वानस्पतिक इत्यादि की सूचना देती है। इस प्रकार जो रामायण की यूनिट है यहाँ समाप्त होती है। अगली यूनिट में महाभारत चर्चा करेंगे। अगली यूनिट है महाभारत, 8वीं यूनिट। इसमें है कि महाभारत एक काल, महाभारत की काल गणना कैसे होती है, जैसे शास्त्रीय, पारंपरिक, आधुनिक स्रोत। अलग अलग लोगों ने इसमें हरदम विवाद रहा है महाभारत की काल गणना में। कुछ लोग कुछ बताते हैं, कुछ लोग अलग व्यू से बताते हैं। ये शास्त्रीय के अनुसार अलग हो गया, पारंपरिक रूप से। इस टाइम के आधुनिक स्रोत क्या करते हैं कि सॉफ्टवेयर इत्यादि से काल गणना करते हैं, 3000, 4000 इत्यादि बताते हैं। क्योंकि जितने सारी अभी रिसर्च चल रही है सब आधुनिक स्रोत में आ जाएंगे कि आधुनिक में किस प्रकार से काल गणना बताते हैं और काल गणना क्या है, इसको देखना है कि किनके अनुसार महाभारत काल क्या है। फिर आते हैं संवत, तो एक युधिष्ठिर संवत है, कृष्ण संवत, विक्रम संवत इत्यादि हैं। तो जैसे युधिष्ठिर संवत हो गए, युधिष्ठिर संवत कब शुरू होती है, ठीक है, इसको देखना है। और कृष्ण संवत कब शुरू होती है, इसकी काल गणना देखना है। विक्रम संवत इत्यादि जो संवत शुरू होती है वो उसको देखना है।
आगे है महाभारत की मूल कथा। तो महाभारत की मूल कथा जानना है। महाभारत में जैसे अध्याय विभाजन इत्यादि कितने हैं, उसमें किस अध्याय में कितने पर्व हैं, ठीक है, और उसमें कथाएं क्या क्या हैं, इन सारी चीजों को देखना है। और तीसरे में आते हैं धर्म और संसार। उसमें धर्म के लक्षण, धर्म क्या लक्षण है, उसके बारे में क्या क्या कही गई है, जैसे धृति, क्षमा, दम, अस्तेय इत्यादि। और इसको क्या किया गया है कि उदाहरण और संवादों के रूप में बताया गया है। जैसे क्षमा का वो किस मतलब संवाद से बताया गया कि क्षमा का लक्षण है। धृति का लक्षण जैसे गंगा अवतरण आख्यान, तो गंगा अवतरण आख्यान क्या होगा, धृति को रख दिया है। क्षमा, वशिष्ठ और विश्वामित्र का जो संवाद है वो क्षमा के अंतर्गत आता है। दम, याति और पुरु का आख्यान। अस्तेय, युधिष्ठिर और एक संवाद। तो मतलब जो संवादें हैं, उस संवादों को देखना है कि किस संवाद में क्या क्या चर्चाएं हुई हैं और किस धर्म के लक्षण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, देखना है। ये शौच, स्वर्णिम नेवलाई कथा में आप इंद्र निग्रह, धर्म व्याध के उपदेश में इस सावित्री की जो कहानी है वो धी। स्त्री पर में वर्णित मनुष्य, बाघ, सर्प, गज की कथा वो विद्या में आती है। जैसे हरिश्चंद्र और सत्यकाम की जो कहानी मिलती है, जो आख्यान मिलते हैं, वो सत्य का उदाहरण है। जो धर्म के लक्षण बताए गए हैं सत्य, उसके लक्षण में आते हैं। अक्रोध, परीक्षित था, उनके द्वारा ऋषि शमी के अपमान की कथा। तो इत्यादि जो धर्म के लक्षण दिए गए हैं, उन धर्म के लक्षण में जैसे सत्य, धृति, क्षमा, दम, अस्तेय इत्यादि में कोई पूछ दे कि जैसे गंगा अवतरण आख्यान, तो क्या ये धृति का है, अस्तेय, दम इत्यादि, इन सारी चीजों को देखना है कि किसके अंतर्गत आते हैं। हरिश्चंद्र का आख्यान जो आते हैं किसके अंतर्गत आते हैं, वशिष्ठ और विश्वामित्र आख्यान किसके, इन सारी चीजों को देखना है। इसे अगले यूनिट है समग्र भारतीय साहित्य तथा कलाओं का उपजीवी स्रोत महाभारत। तो महाभारत के जो कथानक को लेकर साहित्य लिखे गए, कौन सा साहित्य है, उपजीवी ग्रंथ जो बने हैं उसके महाभारत के, उसको देखना है। महाभारत को आधार बना कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए, कुछ नाटक हैं, महाकाव्य हैं, इत्यादि ग्रंथ हैं। लोक शास्त्रीय सामूहिक कला, इसे नृत्य, महाभारत की कथा आदि को लेके आधार बनाकर कुछ नृत्य हैं। लोक में जो कथाएं प्रचलित हैं, जैसे आजकल कथाएं चल रही हैं, महाभारत की जब भगवत गीता का कोई कथा कर रहे हैं, तो क्या है, महाभारत की कथा को आधार बना के कर रहे हैं सब, ठीक है। इसे महाभारत की कथा को आधार बनाकर पेंटिंग के द्वारा दर्शाया जाता है, उसे महाभारत की कथा को हम समझ सकते हैं। इन सारी चीजों को देखना है कि हम महाभारत की कथा को कैसे किस किस माध्यम से समझ सकते हैं। आगे है विदुर नीति और भगवत गीता। तो जो भगवत गीता है उसका सामान्य परिचय जानना जरूरी है। महाभारत के किस पर्व से ये लिया गया है, भगवत गीता में कितने अध्याय, किस में क्या बताया गया है, इन सारी चीजों को देखना है। तो इसको आप समझ सकते हैं। विदुर नीति क्या है, इसको समझ सकते हैं, आप देख सकते हैं। राजधर्म तथा राजनीति, शांति पर्व में जो वर्णित है, भीष्म जो युधिष्ठिर को समझाते हैं, उसके बाद शांति पर्व में उसमें राजधर्म कैसा होना चाहिए, शासन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, दंड नीति कैसे, इन सारी चीजों को जब महाभारत के समय में कैसा प्रावधान था, इन सब चीजों का वो सब आपको एक नजर में देखनी है। आगे भारतवर्ष का भूगोल। भारतवर्ष का भूगोल का मतलब महाभारत काल में भारतवर्ष कैसा था, उसे भौगोलिक वर्णन देखना है, ठीक है, इस चीज को देखना है। फिर महाभारत में है एक स्त्री विमर्श, इसी के रामायण में स्त्री विमर्श था, उसी प्रकार महाभारत में कुछ प्रमुख स्त्रियां, उनको देखना है कि किस कारण वो प्रसिद्धि प्राप्त हैं। जैसे उसमें है द्रौपदी, गांधारी, हिडिंबा इत्यादि हैं। तो सबसे पहले तो किस शासक की पत्नियां थीं, किस शासक की पुत्री थीं, किस देश की राजकुमारी रहीं, इन सभी चीजों को देखना है। इसे कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे अर्जुन की 4-5 पत्नियां थीं, कृष्ण हो गए, तो इनकी सारी पत्नियां कहाँ कहाँ से संबंधित थी, किस किस शासक राजा की पुत्रियां थीं, इनको देखना है। जितना इसमें स्त्री विमर्श दिया गया है, इसको एक सामान्य परिचय के माध्यम से आप देख लें, तो मुझे लगता है कि इतना अगर आप अच्छा समझते हैं तो एक क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो आगे के यूनिट में आगे बताएंगे पीयूष जी। धन्यवाद। अभी आप लोगों ने देखा कि इसके सिलेबस के बारे में सभी की जानकारी आपको प्राप्त हुई कि इन सिलेबसों में क्या क्या हम लोगों को मेजर पढ़ना है, कैसे कैसे तैयारी करनी है, ठीक है, कहाँ कहाँ पे स्ट्रेटजी बनानी है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पे हमारे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।